स्टडी विद कॉन्सेप्ट के स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे द्वारा एक मासिक चलाई जा रही है और इसी मासिक में हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी बुक। दोस्तों, 6 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आज 7 क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का। चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। दोस्तों, इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले दे रखा है ये कोई पढ़ने लायक नहीं है, वैसे दे रखा है। अब बात आती है, पहली बात, पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में। जैसा कि दोस्तों इसमें चित्र दिया भी गया है, पृथ्वी की आंतरिक जो भाग है उसके बारे में चित्र दिया गया है और इसमें बताया गया है कि आंतरिक क्रोड कौन सा है, मेंटल कौन सा है, स्थल मंडल कौन सा है, क्रोड मेंटल, सीमा, बाहरी क्रोड और प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो बाहर की एरिया है उसके बारे में बताया है। दोस्तों, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आपको इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। बाकी दोस्तों, इसमें दे रखा है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है एक प्याज की तरह है और पृथ्वी की एक ऊपर एक संकेंद्रीय परतों की बनी हुई है। जैसे प्याज होता है उसके बाद एक परत जैसे ऐसे ही पृथ्वी की जो वो सतह है वो बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे जो ऊपरी परत है वो परपर्टी है जो ऊपरी परत है, परपर्टी जो इसमें बताया चित्र में। यह सबसे पतली परत है और यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर और समुद्र में कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे क्या बताया है कि महाद्वीपीय संहति जो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जिन धातुओं की बनी हुई है, जो महाद्वीपीय संहति है जो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, जैसे खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे सीएल मतलब सिलिका प्लस एल का मतलब एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की जो परपटी है मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है, इसे सीमे कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, दोस्तों आपने ये चीज़ पढ़ ली और ये चित्र में दे भी रखी है। हमको सबसे बड़ी बात है, हमको इसको करना कैसे है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम करेंगे क्या कि पृथ्वी के का आंतरिक भाग जो पैराग्राफ दे रखा है इसके बारे में ऐसे करना है, ये वो लेना है, इसमें करना है, पहले बांटना है भू-प्रॉपर्टी, फिर है मेंटल, फिर है दोस्तों क्रोड, क्योंकि पृथ्वी के बारे में दे रखा है, आंतरिक भागों के बारे में। इसमें करना है हमको जैसे 0 से 35 किलोमीटर। ठीक है, इसमें दे रखा है, इसके बारे में बता रहे हैं हम। 0 से 35 किलोमीटर ये दे रखा है। इसमें क्या करना है, इसमें करना है जो है महाद्वीप में जो चीज़ दे रखी थी, ये महाद्वीपीय संहति जो है, इसमें क्या रखा था, सिलिका प्लस एल्यूमिना जिसे हम क्या कहते, Cl, ये इसमें दे रखा था। ऐसे आपको लिखना है, पहले वो बना के डायग्राम, चीज़ों को समझ लेना, चीज़ों को आगे। उसके बाद क्या दोस्तों, उसके बाद दे रखा था इसमें आगे जाके ये दे रखा है, ये क्या दे रखा था, महासागरीय प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, इसमें था दोस्तों सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये दे रखा था। ठीक है, और इसे क्या बोलते थे शॉर्ट में, सीमे मतलब SI और Ma, मैग्नीशियम मतलब Ma का, SI का मतलब सिलिका, ये चीज़ दे रखी है। इसी प्रकार दोस्तों भूप्रॉपर्टी के आगे हम मेंटल की बात करेंगे। आगे जब हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी परत के बारे में, तो इसमें क्या है, तो पहली बात तो ये 2900 किलोमीटर है। अब इसके बारे में पढ़ लेते थोड़ा। प्रॉपर्टी की ठीक नीचे जो परत है वो मेंटल होती है और 2900 किलोमीटर की गहराई पर फैला हुआ है।
ठीक है। इसकी सबसे आंतरिक परत, अब लास्ट की परत जो है वो क्रोड के बारे में बता रहा है। अब क्रोड के बारे में क्या बता रहे हैं देखो, हम इसमें बताया कि जो आंतरिक परत है लास्ट वाली वो क्रोड है, उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। एक चीज़ तो ये बताइए कि इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों ये 3500 किलोमीटर है, और यह मुख्य रूप से निकिल और जो लोहे की बनी होती है, और इसे नीफे कहते हैं। नीफे का मतलब निकिल प्लस फेरस, फेरस का मतलब लोहा। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब काफी उच्च होता है। ये बताइए बात, हमको करना क्या है फिर। जैसे क्रोड के बारे में लिखा था, इसमें क्या है, पहली बात तो 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। दूसरी बात, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें निकेल एवं लोहा पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नीफे। ठीक है। और उससे सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो तापमान है जो रहता है, तापमान व दाब सबसे ज़्यादा होता है। तापमान और दाब सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ बताइए। तो हमने इसमें क्या देखा, पृथ्वी की आंतरिक भाग में हमने क्या देखा कि पहले भूपर्टी के बारे में देखा, फिर मेंटल के बारे में देखा, फिर क्रोड के बारे में देखा। अब क्या चीज़ दे रखी है वो फिर हमने इसे लिख ली है। कैसे, जैसे 0 से 35 के बीच में कौन कौन सी वो पाई गई है, तो उसके बारे में बता दिया। जैसे पूरा पैराग्राफ दे रखा है दोस्तों, तो इसमें पूरी चीज़ क्या बताए कि महाद्वीपीय जो सही थी जो है, इसमें क्या क्या पाया गया है, और महाद्वीपों पर कैसे, महासागरों पर कैसे, मतलब इसकी वो गहराई कितनी है, जैसे ऊंचाई ये कितने दे रखे 35 किलोमीटर है, कैसे, ऐसे एक चीज़ बताई है। इसके बाद बताया कि मेंटल के बारे में बताया दोस्तों, तो मेंटल के बारे में जैसे बताया, अब इसमें मेंटल के बारे में क्या बताया वो हमने इसमें लिख ले लिया कि क्या लिखा है कि 2900 किलोमीटर के बीच में, मतलब इसकी किलोमीटर तक गहराई होती है। उसके बाद जो लास्ट की परत है वो क्रोड होती है। और क्रोड के बारे में जैसे दे रखा है इसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर है। फिर इसमें दे रखा है कि कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, तो निकेल और लोहे की बनी होती है, तो इसे नीफे कहते हैं। फिर ये बताया कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो है तापमान और दाब दोनों उच्च पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको जैसे इसमें बताइए, और ये चीज़ आपको इसके अलावा क्या है, जो ये आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, जो पृथ्वी की आंतरिक भाग को दे रखा है इसमें, जो इसमें दे रखा है आपके सामने, इसको देख लेना है। एक चीज़ है, ये देखो, ये दे रखा है मेंटल के बारे में, क्रोड के बारे में, सीमा किसे कहते हैं, क्रोड किसे कहते हैं, अब प्रॉपर्टी क्या है, आंतरिक क्रोड कैसा होता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। बस इसमें हमने चीज़ें क्या देखी थी कि आंतरिक भाग की जो संरचना दिखाई गई है, भाग दिखाए गए हैं, उनके बारे में पढ़ा है अभी तक। और इसके अलावा दोस्तों फैक्ट जो होते हैं ये बगल के भी काम के होते हैं। ये क्या है, ये एक चार्ट दे रखे हैं, जैसे मतलब ये क्या बोलते हैं, बॉक्स दे रखे हैं, इनको भी आपको एक बार देख लेना है। इसमें बताया बॉक्स में, क्या आप जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ करा गया है कि आप जानते हैं, तो क्या, कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, ये बताइए, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। विश्व की सबसे गहरी जो गहराई की जो क्या बोलते हैं खान है वो कहाँ पे, तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, और ये 4 किलोमीटर तक है। तेल की जो खोज में इंजीनियर जो गए थे वो 6 किलोमीटर तक अब तक खोद चुके हैं। अब अगला क्या दे रखा है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ये चीज़ बताइए, ये फैक्ट है, मतलब ऐसे नॉर्मल चीज़ है, नॉलेज। तो ये आपको पढ़ना है, बॉक्स भी पढ़ना है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब ये चीज़ भी बता दी, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी, इसके बारे में बता दिया किस प्रकार तटों के, जैसे महासागर है उसके बगल में किस प्रकार महासागरीय प्रॉपर्टी पाई जाती है, फिर महाद्वीप होते हैं ऐसे ही महाद्वीपीय प्रॉपर्टी किस प्रकार आ जाते हैं। तो एक चित्र दे रखा है उसमें आपको चीज़ें समझाई गई है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं, और इसके अलावा इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। बॉक्स में क्या दे रखा है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा, अब ये फैक्ट है, आपसे एक यूपीएससी फैक्ट जो है क्वेश्चन कथन में देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी के आयतन का, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, कैसे 1% जो है प्रॉपर्टी है, और 84% क्या है मेंटल का भाग है, ठीक है, आयतन में, और जो 15% है दोस्तों ये क्रोड का भाग है। जो तीनों चीज़ें रखी हैं आंतरिक भाग में, उसमें सबसे कम है जो है प्रॉपर्टी है, फिर सबसे ज़्यादा मेंटल है, और सबसे उसके मतलब ज़्यादा कौन सा है, तो क्रोड है। तो ये चीज़ आपको दे रखी है दोस्तों इस बॉक्स में, तो ये आपको पढ़ लेनी है।
इसके अलावा एक और चीज़ दे रखी है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो 6371 किलोमीटर होती है। ये चीज़ दे रखी है। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और बॉक्स आ गया शब्द की उत्पत्ति के बारे में। बॉक्स में क्या दे रखा है दोस्तों, शब्द दे रखे हैं एग्नियस, लैटिन शब्द है एग्नियस, इसका अर्थ होता है अग्नि, मतलब आग्नेय चट्टान के बारे में बताया है। फिर है सेडिमेंट्री, यह शब्द भी सेडिमेंटस, जिसका अर्थ है स्थिर और लैटिन भाषा का शब्द है। अगला दे रखा है मेटामोर्फिक, ग्रीक भाषा का शब्द है और ये मेटामोरफोर्स अर्थात रूप परिवर्तन, ये कायांतरिक चट्टानों के बारे में है। तो ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा एक और बॉक्स दे रखा है कि जीवाश्म होते क्या हैं। तो जीवाश्म कुछ नहीं है, सेलों की परतों में दबे हुए, जो सेलों की परतें होती हैं उनके दबे हुए पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी जो अवशेष बच जाते हैं उसको जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो अब आगे आ रही है बात कि सेल और खनिज, इसके बारे में बात आ रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ तक कि मेंस का क्वेश्चन पूछा है आपसे, और आपको बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन इसी साल का है, मेंस जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन बताता हूँ पहले। क्वेश्चन था कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता बताइए, विशेषता एवं कार्य बताइए। कुछ ऐसे ही करके क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। और ये यूपीएससी जो 2022 की एग्जाम लगी है उसका जीएस फर्स्ट पेपर है और ज्योग्राफी पोर्शन से था कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता है उनके कार्य बताए। ये क्वेश्चन पूछा है, 10 नंबर क्वेश्चन था, 150 शब्दों का था। अब इस क्वेश्चन को यहां से कैसे करेंगे हम, ये चीज आपको पढ़नी है, बस ये मेन चीज है। तो ऐसे आप यदि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चीज़ों को समझ में आएंगी कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। यूपीएससी में क्वेश्चन इस बार मेंस जो है ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, मेंस में भी यही बताया है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। ठीक है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अब देखो दोस्तों, हमको करना क्या है, सेल किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ ले सेल होती क्या है, पैसे आपसे क्वेश्चन ये कर लिया सेल होती क्या है, तो आपको कुछ नहीं है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक जो पिंड होते हैं उसको ही सेल कहते हैं। इसमें क्या बताया है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो ऊपरी परत होती है उससे बनने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं वो किसी भी प्राकृतिक पिंड जो होते हैं, खनिज में जो होते हैं किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो ये चीज़ बताइए सेल होती क्या है। अब बात आती है दोस्तों सेल के बारे में कि सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। मतलब विभिन्न रंग हो सकता है, उनका आकार भी हो सकता है, उनका गठन भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं। अब देखो दोस्तों, सेलों के प्रकार बताएं, सेलों के कौन कौन से क्या क्या प्रकार बताएं कि सेलों के प्रकार बताएं। अब एक बार आपको बता देता हूँ मैं वैसे नॉर्मली सेल वैसे 3 प्रकार की होती है। एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी और एक होती है कायांतरित, तीनों होती हैं। अब ये तीनों के बारे में आपको इसमें बताया गया है। अब ये तीनों के बारे में इस पैराग्राफ में स्टार्ट कर दिया गया है, तो एक बार इसमें पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद फिर से बताएंगे आपको कैसे कैसे काम करती हैं जो सेलें होती हैं। 3 प्रकार की हैं, आग्नेय जिसे एग्नियस कहते हैं सेल, अवसादी जिसे सेडिमेंट्री कहते हैं सेडिमेंट्री सेल, और कायांतरित जिसे मेटामोर्फिक सेल कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि अब बात करते हैं आग्नेय सेल की, और यही क्वेश्चन है, मतलब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा वो आपको बताएंगे कि द्रविड़ मैग्मा जो ठंडा होता है,
द्रविड़ जो होता है मतलब तरल पदार्थ जो होते हैं मैग्मा के रूप में, वो ठंडा होकर ठोस हो जाता है और इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल के बाद इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। और क्वेश्चन यही पूछा था 2022 जो मेंस लगी थी इस बार, इसमें जीएस फर्स्ट में क्वेश्चन यही पूछा था। जीएस फर्स्ट में क्वेश्चन यही पूछा था ज्योग्राफी से कि प्राथमिक सेल क्या है और ये कैसे बनती हैं या फिर इसके क्या कार्य क्या है। इस क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2022 का है। एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा लेते हैं आपको, ताकि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। एक बार दिखाते हैं, एक मिनट रुको। क्वेश्चन ये रहा, 2022 का ही पेपर है। एक बार दिखाता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। क्वेश्चन देख लो, ये 2022 का ये कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता क्या है एवं उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। और 150 शब्द और 10 नंबर का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख लो एक बार, ये क्वेश्चन देख लो, प्राथमिक चट्टानों की विशेषता पूछिए, उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है और एनसीईआरटी में हमने ये चीज़ अभी पढ़ी है। देखो यही क्वेश्चन है और ये देखो एनसीईआरटी में देख लो, ये दे रखा चीज़ें, ये दे रखी देखो। अब देखो आपको बताता हूँ, यहाँ दे रखा है कि द्रविड़ मतलब तरल मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो बने हुए सेल को उनके आग्नेय सेल कहते हैं। ये बात हो गई। अब प्राथमिक सेल भी कहते हैं, अब इनको प्राथमिक सेल कहते हैं। और क्वेश्चन यही पूछा, विशेषता, यही क्वेश्चन पूछा था ना, और प्रकार पूछा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा। अब दोस्तों देखो 7th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन 150 शब्दों का और 10 नंबर का क्वेश्चन है और जीएस फर्स्ट में पूछा है कि प्राथमिक सेल की विशेषता बताइए और उनके प्रकार बताइए। तो प्राथमिक सेल के बारे में बता दिया, मतलब आग्नेय सेल जो है वो प्राकृतिक सेल है। अब आग्नेय सेल के प्रकार देख लो, ये आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, एक अंतर्वेदी सेल और एक बहिर्वेदी है। और उसके बारे में बता देना है और कैसे इसका निर्माण होता है, बाकी ये भी थोड़ा सा इसमें बता देना है। तो ये चीज़ देख लो। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीधा यूपीएससी मेंस में पूछा है। अब ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए एक प्रकार से। अब बताया कैसे कि आग की तरह लाल द्रविड़ मैग्मा ही लावा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ये बात बताइए लावा के बारे में। और भाग निकल कर सतह पर आता है। जो लावा होता है वो अंदर होता है, वैसे पृथ्वी से जब बाहर निकल के बाहर आता है। और जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये ठंडा होकर ठोस बन जाता है। और प्रॉपर्टी के इस प्रकार बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं, जो बाहर की तरफ बनता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब बाहर की तरफ ये जो लावा होता है बाहर की तरफ आता है, तो जिससे जब ठोस पदार्थ के रूप में जो जम जाती है और उससे जो चट्टान बनती है, सेल बनती है, वही बहिर्वेदी आग्नेय सेल होती है। ये बताया। और इसकी संरचना बहुत ही महीन वाले होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। अब बहिर्वेदीय आग्नेय सेल में एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट। किस प्रकार वो आग्नेय जो सेल है वो किस प्रकार लावा जो है अंदर से पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की तरफ निकलता है और किस प्रकार उसका मतलब एक सेल के रूप में बन जाता है। वही बहिर्वेदी सेल का एग्जाम्पल है आग्नेय सेल का बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल का बना हुआ। अब देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या प्री जो होती है उसमें आपको फैक्ट दे देगा। फैक्ट दे देगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में दे दिया कि दक्कन पठार जो है बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। ऐसे एक आपको कथन दे दिया और अगला कथन कुछ और दे दिया और आपसे पूछ ले कि 1 2 सही है, 1 सही है, दोनों सही है, कुछ ऐसे करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपको विशेषकर इस चीज़ों को फैक्टों को पढ़ लेना एक बार कि दक्कन का पठार बेसाल्ट सेलों से बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि द्रविड़ मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई जो होती है वो ठंडा हो जाता है। एक तो बाहर निकला अभी, एक अंदर ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार जब ठोस सेल बनती है वो अंतर्वेदीय आग्नेय सेल होती है। अब ये अंदर ही बन रही है तो इसलिए ये अंतर्वेदीय आग्नेय सेल होती है। धीरे धीरे ठंडा होकर होने के कारण ये बहुत बड़े दानों के रूप में निकलते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल के एग्जाम्पल है। अंतर्वेदीय जो आग्नेय सेल का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट है। ले मसालों और दानों का चूर्ण बनने के लिए अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये चीज़ आपको बता दी थोड़ी सी। अब दोस्तों ये तो क्या बताइए आग्नेय चट्टान के बारे में।
अब दोस्तों ये आपने पढ़ ली, ठीक है। आपको करना क्या है, आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेना है। पहली चीज तो हमने देख ली, पहले पैराग्राफ पढ़ लेना है एक नॉर्मल। फिर आपको करना क्या है, क्वेश्चन मतलब आपको अगर नोट्स बनाने तो कैसे बनाने, देखो छोटे से नोट्स बनाने। जैसे आपको आग्नेय चट्टान पढ़ लिया आपने, तो आपको लिखना है आग्नेय सैल। अब पूरे पैराग्राफ में क्या चीज है वो देखो। तो पहली बात है कि ये द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस के रूप में जमता है। और ये कौन सी सेल है, आग्नेय सेल है, जो प्राथमिक सेल है। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्वेदी और एक होती है बहिर्वेदी। और अंतर्वेदी में दोस्तों क्या है, अंतर्वेदी में जो था, इसमें एग्जाम्पल था ग्रेनाइट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। और ये था अंतर्वेदी में ग्रेनाइट। और बहिर्वेदी में क्या था, तो इसमें बहिर्वेदी में था दोस्तों बेसाल्ट। ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब ऐसे आपको कुछ चीज़ें कर लेनी है कि आग्नेय चट्टानों को किस प्रकार बताया गया है इसमें। तो ऐसी चीज़ें यदि आप करेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने का महत्व है, क्योंकि आप बहुत चीज़ें रहेंगी उनको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। अब ये आग्नेय चट्टान के बारे में, अगली बात आती है अवसादी चट्टान के बारे में, जो ये दूसरा पैराग्राफ है अवसादी चट्टान के बारे में। ये क्या है कि सेल लुढ़क कर चटक कर और एक दूसरे से टकराती है। सेल क्या होती है, लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराती है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और इन कणों को अवसाद कहते हैं। जब सेलें टकरा कर घिस कर कैसे भी करके जब टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो कण बनते हैं, उसे अवसादी सेल का निर्माण होता है। और ये अवसाद कैसे आते हैं, देखो ये हवा के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और जमा कर दिए जाते हैं। और वे अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार जो सेल बनती है उन्हें अवसाद सेल कहते हैं। कहने का मतलब ये था इसमें कि जब चट्टानें क्या करती हैं, टूट कर घिस कर चटक कर कैसे भी करके टुकड़ों में चूर हो जाती है, तो छोटे छोटे कण होते हैं, वही अवसाद होते हैं। अब ये जो अवसाद है ये हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर सेल की एक परत बनाते हैं। और जो सेल की परत बनती है वही अवसादी सेल है। ये चीज बताइए इसमें। अब दोस्तों क्या करना है आपको, एक चीज देखनी, एग्जाम्पल दिया बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो इन सेलों में होते हैं, जैसे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों, आपने उस टाइम आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, आपको बताया था कि आग्नेय चट्टान के बारे में क्या करना है। अब इसी प्रकार अवसादी चट्टान के बारे में ऐसे लिख लेना है, अवसादी चट्टान ऐसे लिख के करना क्या है कि क्या रीजन होता है, कैसे बनती है। तो देखो अपर्दन व अपक्षय दोनों के कारण क्या होता है, मतलब टूटना घिसना वगैरह जो होते हैं इनकी क्रिया कारण होते हैं। कारण चट्टानें जो होती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये चीज तो है ही है, ये आपको बताया अभी पैराग्राफ। अब टूट जाते ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, यह जो होती है यह अवसाद जो है हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से और दूसरे स्थान तक पहुंचकर जम जाते हैं, ठीक है। वे दबाव कारण कठोर हो जाते हैं। और जब कठोर हो जाते हैं और एक सेल के रूप में निर्माण होता है इनका, और इनको ही अवसादी सेल कहते हैं। तो क्या चीज देखी हमने, आपको पढ़ लेना है, फिर उसमें चीज देखना है कि सेल क्या कैसे बनती है अवसादी सेल की। अपर्दन और अपक्षय के कारण चट्टानें टूटती हैं, एक दूसरे के टुकड़े होते हैं। फिर क्या अवसादी ये अवसाद होते हैं हवा के द्वारा जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं
और दबाव के कारण ये कठोर हो जाते हैं और इनसे जो सेल बनती है वही कौन सी सेल है दोस्तों, वही सेल है अवसादी सेल। तो अवसादी सेल के बारे में आपने इतनी चीज बताई है, ये आपको ऐसे लिख लेनी है, चीजों को समझ लेना है कि किसके कारण अवसादी सेलों का निर्माण होता है। तो ये चीजें यदि आपको समझ में आ गई, फिर आपको जो कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन, मेंस हो चाहे प्री हो, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने की यही चीज है कि आपको चीजों को समझने की बात है। अब जैसे ये पैराग्राफ बताया, अब इसमें बता दिया आपको किस प्रकार इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं इस पैराग्राफ की, ये कायांतरित चट्टान के बारे में बात करेगा। देखो क्या कर रहा है कि आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेलों की परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या है दोस्तों, अब बात आती है कि कायांतरित जो सेल होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है। तापमान उच्च होता है और दाब भी उच्च होता है, उच्च होता है। और आग्नेय जो सेल है, ये तो या तो आग्नेय से या अवसादी से, जो सेल से कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। और रीजन क्या होता है उसका कि वो तापमान उच्च होता है और दाब भी उच्च होता है। एग्जाम्पल के रूप में चिकनी मिट्टी से क्या बनती है, सलेट। उसी प्रकार चूना जो पत्थर होता है, एग्जाम्पल है चूना पत्थर होता है, उससे क्या बनता है, उससे संगमरमर बनता है। ये चीज दे रखी है कि जब तापमान उच्च हो और दाब उच्च हो, मतलब ज्यादा हो, तब क्या होता है कि आग्नेय या अवसादी चट्टान किसी से भी जो कायांतरित चट्टान के रूप में परिवर्तन हो सकता है। और रीजन बता दिया किसके कारण होता है। तो ये चीज आपको पैराग्राफ पढ़ा, आपने ये चीज समझ में आई, उस प्रकार आपको ये चीजें समझ में आ गया आपको। तो ये चीज है मैथ्स। आपने जितने भी पैराग्राफ पढ़े उसमें एक चीज देखी होगी, हमने क्या बताया कि जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहली बात है कि आप चीज़ों को पढ़ लो। जैसे अब ये पूरी चीज़ दे रखी है, देखो आपको बताता हूँ। इसमें चैप्टर में क्या था कि सेल और खनिज के बारे में टॉपिक मान लो, तो आपको करना क्या है कि सेल और खनिज के बारे में पढ़ लेना है। फिर इसमें बताई थी कि सेल कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार, अलग अलग पैराग्राफ में चीज़ें दे रखी थी। आपको अलग अलग पैराग्राफ में थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बना लेने कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। फिर आपको ये छोटे छोटे से वो बना के, फिर आपको चीज़ों को समझ के, फिर एक छोटे से नोट्स बना लेने, जो मैंने आपको पहले बताया था कैसे बनाते हैं, या आपको भी बताया है ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोग होती है, सेलों का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और कैसे, एक चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ आ गई दोस्तों। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम दोस्तों कि कठोर सेलों का उपयोग, अब देखो सेलों का उपयोग कैसे होता है, उपयोग के बारे में, इसके महत्व के बारे में बात चल रही है कि सेलों का, कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारतों बनाने के लिए किया जाता है। और आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी, ठीक है, ये इसमें दे रखा है। अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात आती है कि एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, मतलब इसमें क्या दे रखा है कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाती है। मतलब सेल चक्र के बारे में बात बताइए किस प्रकार होता है। अब देखो दोस्तों, इसमें पूरे पैराग्राफ में क्या चीज रखी है सेल चक्र के बारे में कि द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और यह आग्नेय सेल छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होकर अवसादी सेल बनती है। और तापमान और दाब के कारण ये सेल आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित रूप में परिवर्तित हो जाती है। वही चीज बताइए कि सेल चक्र कैसे होता है। और अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में प्रगलन बन जाती है और द्रविड़ मैग्मा बन जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा सेल चक्र है ये आपको बताया है, इसमें ये चीज बताइए आपको कि एक निश्चित दशा है। अब बात करते हैं हम सेल चक्र होता क्या है। सेल चक्र ये क्या होता है दोस्तों, तो सेल चक्र में जो बात करते हैं कि निश्चित दशाओं में सेलों का आपस में परिवर्तन जो होता है वो सेल चक्र
कहलाता है। कि निश्चित दशाओं के बाद सेलों का जो परिवर्तन होता है, और वही चीज़ बताइए इसमें जो पूरा दे रखा है दोस्तों, यही चीज़ बताइए। एक निश्चित से देखो, निश्चित दशाओं के एक प्रकार के सेल चक्रीय एक तरीके से दूसरे तरीके, मतलब एक तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, और इस सेल को दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया जो होती है वो सेल चक्र होती है। अब उसमें कैसे होती है देखो, हम इसमें कह रहा है, इसमें पूरे पैराग्राफ में एक चीज़ बताइए कि देखो, पहले आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। कैसे होता है वो दिखाया है कि मैग्मा होता है और ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बन जाता है, टूट टूट कर अवसाद बन जाता है और अवसादी चट्टान बन जाती है। फिर तापमान और दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कायांती चट्टान बन जाती है। फिर ऐसे करके फिर से मैग्मा का निर्माण होता है, फिर से मैग्मा का निर्माण होता है, और फिर यही चक्र चलता रहेगा। तो ये चीज़ बताई देखो, जैसे मैग्मा का निर्माण हुआ, फिर आगे चट्टान बनी, आगे चट्टान से अवसादी चट्टान बनी, अवसादी चट्टान बनी और कायांती चट्टान बनी, फिर वही दोबारा चलेगा, फिर ये चलेगी। तो ये सेल बन गया, मतलब एक चक्र बन गया कि फिर से चक्र बन गया कि फिर से वही लावा पे स्टार्ट होगा और फिर वही खत्म हो जाएगा कायांती चट्टान पे। तो ये चीज़ बताइए देखो, ये पूरा सेल चक्र है, ये चीज़ बताइए बस, इसमें और कुछ नहीं बताया। आगे बढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों की बनी होती है, और खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है। जैसे लोहा का अलग से, जैसे सिलिका का अलग से होता है, और रासायनिक मिश्रण होता है। निश्चित गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म, और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और कैसे होते हैं आपको पता ही है। जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग उद्योगों, औषधियों और उर्वरकों द्वारा किया जाता है। ऐसे ही लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम, इनका भी उपयोग दोस्तों, खनिजों का भी उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। और वही चीज़ इसमें बताइए कि सेल किस प्रकार महत्वपूर्ण होती हैं, सेल किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है, और सेलों से किस प्रकार हमारे लिए ज़रूरी है। तो वही चीज़ बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ बताई, इसमें चट्टानों के बारे में बताया, इसमें खनिजों के बारे में बताया, और किस प्रकार दोस्तों इस जो चैप्टर में 2022 के मेंस एग्जाम लगी थी उसका जीएस फर्स्ट का पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार आपको इस एनसीईआरटी की बुक से मिला है। और आप यदि आप बेसिक चीज़ को पढ़ लेंगे दोस्तों, तो फिर क्या है कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आप उसको क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत कर सकेंगे दोस्तों। और एनसीईआरटी जो बेसिक नॉलेज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, अगर आप समझ कर पढ़ रहे हो तो बहुत चीज़ें काम आएंगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।